रिबल्स एंड द राज। ओ सॉरी, यस। तो ये कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। सिपाहीज ऑफ मेरठ ने शुरू किया था, हमें पता है। फैलते फैलते ये ऑर्डिनरी लोगों के पास पहुंच गया। इसने वाइट प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये टेलीग्राफ लाइन को कट कर देते थे। 11 मई से क्या होता है कि यहाँ पे फिर ये सब ये ऐसे पहुँच रहा है। 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं। बेल ऑफ आर्म्स क्या होता है? एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर हम लोग वेपन को रख सकते हैं। फिरंगी जो है वो फ्रैंक वर्ड है, फ्रांस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, और जिसको उर्दू में यूज़ करते हैं और हिंदी में यूज़ करते हैं। फ्रैंक वर्ड है, फ्रांस से लिया गया है, हिंदू और उर्दू में यूज़ करते हैं टू डेजिग्नेट फॉरेनर। अब ये जो है ये मई एंड जून में फैल रहा था। और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश जैसे ये फैला ना, तो ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स्ड लाइक अ हॉर्स मेड ऑफ कार्ड्स। खुंजराज होते हैं वेजिटेबल ग्रोअर। हलाल खोर राइटियस, हराम खोर करप्ट। हलाल खोर राइटियस, हराम खोर करप्ट। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? जब कलेक्टिव डिसओबीडियंस होता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और रिवोल्ट होता है जब लोग मिलके इस्टेब्लिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में करें। ठीक है, हालांकि हम लोग रिवोल्ट और रेबिलियन को सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवोल्ट का मतलब होता है कि जब सिविलियन पॉपुलेशन की अपराइजिंग हो जाती है, ज़मींदार, राजा, जागीरदार्स, है ना। और म्यूटनी, म्यूटनी जो होती है वो सिपाहीज की होती है। ठीक है, चार्ल्स वेल लिखते हैं इस 1857 के इवेंट के बाद कि पंचायत वर अ नाइटली अक्रेंस इन द कानपुर सिपाही लाइन्स। मतलब क्या है कि ये मेन बात है कि इनकी डिस्कशन कहाँ पे होती थी। तो पंचायत के अंदर इसकी इनकी डिस्कशन होती थी कि हाँ भाई यहाँ पे ये कब्ज़ा करना है, इस तरीके से। तो सिपाहीज वर मेकर ऑफ देयर ओन रेबेलियन। तो अब क्या होता है, कानपुर के अंदर नाना साहिब है, वो पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर हैं। कुंवर सिंह बिहार से हैं, अवध से हैं ब्रिजेश कादिर। यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन और रिलीजियस मैन सब ने पार्टिसिपेट किया है। एक फ़कीर ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब नाना साहिब जो है वो भाग गए थे फिर कहाँ पे? नेपाल। ये नाना साहिब है, ठीक है, ये नेपाल भाग गए थे, मतलब चले गए थे। शाहमल उत्तर प्रदेश से है। गुन्नू, ये गुन्नू कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। गुन्नू एक ट्राइबल कल्टीवेटर है सिंहभूम इन छोटा नागपुर से। ठीक है, तो गुन्नू कौन है? गुन्नू एक ट्राइबल कल्टीवेटर है सिंहभूम इन छोटा नागपुर से। और ये जो है ये कोल ट्राइब का लीडर है। शाहमल 1857 की बैटल में किल कर दिए जाते हैं। मौलवी अहमद शाह, ये एक मौलवी ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे जिहाद को प्रीच कर रहा था, कहता कि ये जो है ये एक तरीके से रिलीजियस वॉर है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, इसी को ही हम लोग डनका शाह कहते हैं। और इनकी मृत्यु बैटल ऑफ चिन्हत के अंदर हो गई। देखो र्यूमर वगैरह फैल रहे थे, ये सब चीज़ें हैं। ये जो करने की बातें थी ना कि आर्मी के अंदर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के अंदर वो सब मिला दिया गया है, वो सब चीज़ें, तो वो पर्टिकुलरली इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो जो नए नए कार्टिलेज थे ना, कार्टिलेज थे, वो हेनरी हार्डिंग ने वो किए थे। ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस किए थे मॉडर्नाइज करने के लिए आर्मी, ये भी याद रखना है। अब र्यूमर्स जो है ना, र्यूमर्स फैल रहे थे। कोई कह रहा था कि यार इसने मतलब ये मिला दिया है, वो मिला दिया है। तो र्यूमर्स पे लोग विश्वास क्यों करते हैं? ठीक है, र्यूमर्स पे लोग तब विश्वास करते हैं जब उनके भीतर गहरा भय हो और लोगों के प्रति सस्पिशन हो। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने वेस्टर्न एजुकेशन ला दी थी। ठीक है, तो उनको लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन कहाँ गई, ये दिक्कत हुई। दूसरा, इन्होंने सती को अबॉलिश किया 1829 के अंदर। और
विडोज़ को रिमैरी करने का अधिकार दे दिया। मिस गवर्नमेंट के आधार पे अवध को, झांसी, सतारा को बहुत ज़्यादा सताया गया था। इस वजह से तो ये जो अवध के अंदर रिवॉल्ट होता है ना, ये चेरी दैट ड्रॉप इनटू द अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी क्या कहता था? ये कहता था कि अवध हमारे लिए एक चेरी है जो हमारे मुंह में एक दिन गिरेगी गिरेगी, ठीक है, और बढ़िया मज़ा आएगा। तो अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 1801 के अंदर, ठीक है। और नवाब जो था वो उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर लिया ब्रिटिश ने, ठीक है। और वो जो था अब वो ना तालुकदार को ना रेबेलियस चीफ को किसी को भी वो असर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको ये लगता है कि यार अवध जो है ना, उस वहाँ पे हम लोग इंडिगो उगा सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो हमारी मौज हो जाएगी, ठीक है। तो उनको लगता है कि चलो, और अवध पे जाके अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिडेंट टर्म दिया हुआ है। रेजिडेंट एक डेजिग्नेशन है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। ये गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ब्रिटिश रूल का नहीं है। ये गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये याद रखना है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 के अंदर लेके आए थे ये। ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने कहा कि हम लोग ब्रिटिशर्स तुम्हारे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से तुम्हारी रक्षा करेंगे, पहली बात। दूसरा, आपके यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्म का कंटिंजेंट स्टेशन किया जाएगा। द अलाय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, और आपको ये हमें मेंटेन करने के लिए आपको हमें रिसोर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अलाय कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर आपको किसी अदर रूलर के साथ एग्रीमेंट भी करना है, अदर रूलर के साथ एग्रीमेंट करना है, तो आप तभी कर सकते हैं, या फिर आपको वॉरफेयर में जाना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ये वाली बात है। तो अब जैसे ही अवध को निकाला जाता है ना, तो उसमें एक लाइन है, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अवध के बारे में कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया था अवध को, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया। तो उसके पीछे पीछे ना लोग भी सारे सारे चल पड़े थे कि यार हमारे राजा जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो कहते हैं कि द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज़ लेफ्ट लाइफलेस। देर वॉज नो स्ट्रीट, है ना, देर वॉज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस मतलब कोई कुछ भी नहीं चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, अंग्रेज बहादुर एन मुल्क ले लिंगो, मतलब क्या है, ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। यहाँ पे अब होता क्या है ना कि सब के सब म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोइट, आर्टिशियन, कुक, रिटेनर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, सब ने अपना जो लाइवलीहुड है वो खो दिया था। तो अब क्या होता है, एक सेकंड, ये कौन है, ये ज़मींदार है अवध का, ठीक है। तो एनेक्सेशन की वजह से क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ नवाब को ही हटाया, नहीं, उन्होंने क्या किया, जो तालुकदार थे उनको भी डिस्पोज कर दिया, ठीक है। और तालुकदार जो थे ना, पहले ये आर्मी रखते थे, तो इनके पास थोड़ी सी क्या थी, और ये फोर्ट बनाते थे, तो इनके पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी थी। तो ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार इनके पास कोई ऑटोनॉमी वगैरह, पावर वगैरह हो, ठीक है। तालुकदार को डिसआर्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं समरी सेटलमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, समरी सेटलमेंट क्या होती है, फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 was based on the assumption that तालुकदार were interloper with no permanent stake, ठीक है। They had established their hold over forces and frauds, ठीक है। कहते हैं कि तालुकदार जो है ना, ये इंटरलोपल है, इनके पास कोई भी परमानेंट स्टेक नहीं है, और इन्होंने तो ऐसे ही फ्रॉड से अपनी पावर जमा रखी है, तो इसीलिए हम लोग तालुकदार को यहाँ से निकालते हैं। तो समरी सेटलमेंट जो है वो तालुकदार को निकालने के लिए है। अब क्या होता है,
दे वुड बी एबल टू सेटल द लैंड बाय एक्चुअल ओनर ऑफ द सॉइल। कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे जो एक्चुअल ओनर है हम उनके साथ ही सेटलमेंट करेंगे, यानी पीजेंट के साथ सेटलमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, ठीक है। और उससे हमें आ रहा, और उनका ये था कि यार इससे हमारा रेवेन्यू रिटर्न भी बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को 30 से 70% लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि यार ना तो ताल्लुकदार खुश हो पा रहे, ना पीजेंट खुश हो पा रहे। उनको लग रहा है यार इतना ज़्यादा रेवेन्यू कौन देगा इनको, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ताल्लुकदार को हटाया गया उससे एंटायर सोशल ऑर्डर टूट गया। मानते हैं कि ताल्लुकदार जो थे वो ऑपरेशर थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए वो फादर फिगर की तरह थे कि यार ये हमारे बड़े हैं। होता है ना कि हम टैक्स दे रहे हैं मोदी को, तो मोदी भले ही ऑपरेसर हो बट हमारे लिए एक तो हो जाएगा कि नहीं यार हमारे बड़े हैं इस तरीके से, तो एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो इसी वजह से ताल्लुकदार ने फिर बेगम हजरत महल को ज्वाइन किया कि यार हम भी चलो आपके साथ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इन्होंने एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की बातें तो ये करते ही थे। और यहाँ पे जो अब देखो सिपाहीज ने क्यों किया रिवॉल्ट, ये वाली बात है। यहाँ पे पहले क्या था ना, पहले लोग आराम से मिलके रहते थे, सिपाही है ठीक है, सब कुछ सिपाही है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि हम लोग जो हैं हम सुपीरियर हैं, तुम तो ऐसे ही फालतू के सेना हो, तुम तो सेना के सामने लायक भी नहीं। उनको गाली देते थे, मारते थे उनको, ठीक है। तो जो अब होता क्या था कि बड़ा ही क्लोज लिंक था सिपाही का और रूरल वर्ल्ड का। ऑब्वियस सी बात है यार, सिपाही का अपने घर वालों से तो संबंध रहता ही रहता है। तो क्योंकि बंगाल की जो आर्मी थी वो आई कहाँ से थी, वो विलेज अवध के गांव से ही तो लोग उठा उठा के आर्मी में लगा दिए थे। तो अवध को क्या कहा जाता था कि नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। इश्तेदार का मतलब होता है नोटिफिकेशन। अब क्या होता है, द रिबेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 ने मतलब सभी के सभी यहाँ पे एक हमें यूनिटी का विजन दिखा, क्योंकि सारी जनता दुखी थी इनसे, तो सभी के सभी जाने लग गए, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम हैड इक्वली टू लूज एंड गेन। तो हिंदू मुस्लिम का पास्ट कहा जाता है क्योंकि इस दोनों का बराबर है यार, वो भी खो रहे हैं ये भी खो रहे हैं, सब बराबर हो चुके हैं इस समय पे। और आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आया है हमारा, ये याद रखना है, ये हमारा 1857 के अंदर आया है। और ये है कि रिबेल्स क्या चाहते थे। अच्छा अब देखो देखो रिबेल्स ने रिबेल क्या चाहते थे, रिबेल चाहते थे कि हमारा वो पुराना 18वीं सेंचुरी वाला मुगल वर्ल्ड आ जाए, ये चाहते हैं। तो रिबेल वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, जिसने रिबेल किया था उनको मृत्यु दी जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दो तरीके से अटैक किए। एक किया कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया की साइड में, दूसरा किया पंजाब में, ठीक है। पकड़ पकड़ के सबको मारा यहाँ पे। अब ब्रिटिश के पास थी मिलिट्री पावर, लैंड होल्डर एंड पीजेंट को बोला गया कि आप एक काम करो, आप ना हमारे साथ रजिस्ट करो, हम आपके लैंड वापस दे देंगे। तो समझ में आ रहा है, तो लैंड होल्डर और पीजेंट के साथ ये खेल खेल रहे हैं कि आप एक काम करो हमारा साथ दो, हम आपको वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नाम है फेलिस बीटो। तो फेलिस बीटो ये फोटोग्राफर है। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बारकर की, ये किसने पेंट किया है, थॉमस जोन्स बारकर ने 1859 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लखनऊ में कौन बैठा हुआ है, हेनरी लॉरेंस, कमिश्नर ऑफ लखनऊ है ये, ठीक है। हेनरी लॉरेंस कौन था, कमिश्नर ऑफ लखनऊ। इसने कहा, इसने सारी की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठा किया और कहा कि चलो हम लोग इनसे हम लोग बदला लेते हैं, ठीक है। सॉरी इन्होंने क्या किया, हेनरी लॉरेंस ने कमिश्नर था ये लखनऊ का, इसने क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठा किया और
एक फोर्टिफाइड रेंट के अंदर बंद कर दिया, रेजिडेंस के अंदर बंद कर दिया, तो क्या होता है कि ये तो मर जाएगा लेकिन इसकी जनता बच जाती है, ठीक है। फिर कॉलिन कैंपबेल जो था वो नए ब्रिटिश कमांडर का नया कमांडर था, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे कमांडर रहा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश गैरिसन्स को बचाया, ठीक है। अब क्या होता है, तो कहते हैं कि नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। तो यहाँ पे कैनिंग कहते हैं कि यार इनको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो एक पंच, एक ब्रिटिश जनरल है, उसमें उसमें ये देखो कैनिंग को दिखाया हुआ है कि कैनिंग तो ये कैसी हरकतें कर रहा है कैनिंग, ठीक है। तो क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग ये पंच ने लिखा है, पंच एक जनरल था, ठीक है। तो हालांकि कैनिंग थोड़ा सा, कैनिंग का ये था कि यार इनको माफ़ किया जाए, बट नहीं, उसका मजाक उड़ाया गया। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हमारे नेशनलिस्ट इसे कैसे देखते हैं, तो हमारे वालों ने कहा कि यार ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्या नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी चौहान ने ये लिखा हुआ है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पहला चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पे ये देखो, सब्सिडरी अलायंस कब आया अवध के अंदर, 1801 में नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निकाल दिया गया था 1856 के अंदर। 1856 में ही निकाला है, याद रखना है। समरी रेवेन्यू सेटलमेंट ये अवध के अंदर लगाई गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, वो तालुकदार को निकालने के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद फिर ये म्यूटनी शुरू हो रही है 10 मई से। फिर बहादुर शाह ने 11-12 मई को उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट कर दिया था कि हाँ ठीक है। सिपाही म्यूटनी फिर होती है अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और इटाह के अंदर। लखनऊ में फिर राइज हो रही है ये लाइन याद रखनी, पहले ये मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, इटाह, ठीक है ना। फिर लखनऊ, फिर ये क्या था, जनरल रिवॉल्ट बनने लग गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने, ये याद रखना है, ब्रिटिशर्स ने डिफीट सफ़र की बैटल ऑफ चिन्हत के अंदर, याद रखना है। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेवलॉक एंड आउटरम, ये दोनों गए थे लखनऊ की रेजिडेंसी के अंदर, हेवलॉक एंड आउटरम। शाहमल जो था वो मारा गया इस तरीके से, और रानी झांसी किल्ड इन बैटल, ठीक है। लास्ट में रानी झांसी किल्ड इन बैटल।